हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है और जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एनईपी के अकॉर्डिंग, जो एनईपी के शेड्यूल में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप लोगों ने केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा क्लास 10th में, केस बेस्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी जो है क्लास 12th के भी सिलेबस में यही सेम चीजें हैं। तो हम लोग जो केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और आपको टाइम टू टाइम जो है टेस्ट सीरीज वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह जो है क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग जो है केवल यूपी बोर्ड 12th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू लेंगे कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भाग एक, जैसे क्लास 12th यूपी बोर्ड में चाहे सीबीएसई बोर्ड में भी दो किताबें हैं, दो भाग हैं, तो भाग एक और भाग दो। ठीक है, तो हम लोग पहले भाग एक में देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश को हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं, थोड़ा मोड़ा आपने वैद्युत क्षेत्र के बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो इस चैप्टर में हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे कि वैद्युत आवेश है क्या। जैसे हम लोग बेसिकली जानते हैं कि दो प्रकार के आवेश हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि ये जो आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मतलब जो बल आरोपित कर रहे हैं उसका परिमाण कितना है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कितना बल वो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये कैलकुलेट करना हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले में हम लोग देखिए आपका जो टॉपिक दिखाई दे रहा है वैद्युत आवेश के गुण। तो सबसे पहले वैद्युत आवेश क्या है, किसी भी वस्तु को किस प्रकार से आप आवेशित कर सकते हैं, कितने तरीके से आवेशन किया जा सकता है। बेसिकली आपको मिलेगा पहले चैप्टर में आवेशन की जो है आपको 3 विधियां मिलेगी, घर्षण द्वारा, फिर दूसरा जो तरीका है चालन विधि द्वारा, और तीसरा जो है प्रेरण के द्वारा। तो किस तरह से किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आवेशित किया जाएगा किस तरह से, और उसके बाद जो है वैद्युत आवेश के गुण क्या है, मतलब कोई वस्तु आवेशित हो जाती है तो कौन कौन से गुण को वो प्रदर्शित करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है कूलाम का नियम। तो मैंने आपको बताया कि जो आवेश हैं वो एक दूसरे पर आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक बल लगा रहे हैं, लेकिन कितना बल लगाएगा वो हम लोग जो है कूलाम के नियम से पढ़ेंगे। कूलाम का नियम जो है दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल को फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किसी भी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई धन आवेश है तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें अगर कोई दूसरा आवेश अगर आएगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई आवेश है ये प्लस क्यू या क्यू नॉट चार्ज है, जब ये इसके अंदर आएगा तो ये इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो इस रीजन को, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, और अलग अलग केसेस के लिए फाइंड आउट भी, कैलकुलेट भी करेंगे कि मतलब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या है। कोई अगर मान लीजिए कोई चालक तार है या आवेशित है तो इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कोई गोलीय आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कैलकुलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं गाउस का प्रमेय। तो ये गाउस का प्रमेय जो है, इसके प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं, कोई मान लीजिए वस्तु है एक समान रूप से आवेशित है, तो उस, जैसे हम लोगों ने बिंदु आवेश के लिए तो कूलाम का नियम पढ़ लिया कि एक कोई दो आवेश है उनके बीच में वैद्युत बल लग रहा है तो कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु है ये पूरी आवेशित है, अब इसमें तो ढेर सारा आवेश है ना, तो उनके वजह से अब एक एक करके निकालेंगे तो निकालते रह जाएंगे। तो हम लोग जो है अब इसके ऊपर जो ये आवेशित है, इन आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। कोई गोलीय चालक है वो पूरी रूप से एक समान रूप से आवेशित है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो गाउस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, तो ये आप जो है इस चैप्टर में इन डिटेल में इसके बारे में इसका अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो स्थिर वैद्युत आवेश विभव से हम लोग परिचित हैं, क्लास 10th में आप लोगों ने वैद्युत विभव पढ़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं कि वैद्युत विभव क्या है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। अब यहाँ अनंत का क्या मतलब है? अनंत का मतलब ये हो गया कि वैद्युत क्षेत्र के बाहर से किसी मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर वह बिंदु जहां पर वैद्युत विभव क्या है, शून्य है, या वैद्युत क्षेत्र के बाहर कोई भी बिंदु ले लेंगे तो इस आवेश का उस पर कोई प्रभाव नहीं है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र जीरो है, इस वजह से वैद्युत विभव भी जीरो है। तो अनंत उसको बोलेंगे जहां पर वैद्युत विभव क्या है, शून्य है। तो वहां से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु में तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। तो हम लोग वैद्युत विभव के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। वैद्युत विभवांतर क्या है, अब अलग अलग जो है, जैसे बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव तो निकालेंगे ही, लेकिन कोई चालक तार है उसके कारण वैद्युत विभव क्या होगा वो पता करेंगे, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पता करेंगे, उसमें ढेर सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, कोई गोलीय चालक है उसके कारण वैद्युत विभव कितना होगा, ये सारी बातें हम लोग जो है इसमें पढ़ने वाले हैं और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये हम लोग देख रहे हैं कि अगला जो टॉपिक है वो क्या है, संधारित्र है। ठीक है, तो संधारित्र में आप लोगों ने संधारित्र मतलब आप जानते हैं कि संधारित्र क्या है, बस आपको आइडिया नहीं है। संधारित्र का मतलब कैपेसिटर, और जो फैन होता है उसमें आप देखते हैं व्हाइट कलर का होता है जिसको कंडेंसर बोला जाता है, तो कंडेंसर ही कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो संधारित्र का काम क्या है, वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज के स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो है संधारित्र के संयोजन मतलब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो जो परिणामी, जैसे आप लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो आपने पढ़ा कि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो परिणामी प्रतिरोध घट जाता है। उसी तरह जो है अगर हम लोग संधारित्रों को समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता बढ़ेगी घटेगी, तो ये सारी बातें आपको संधारित्र के संयोजन में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, अगला चैप्टर आपका वैद्युत धारा। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में वैद्युत धारा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, वैद्युत धारा क्या है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा कि विद्युत धारा के बारे में पूरा डिस्कशन करना है आपको, मतलब इन डिटेल में जो भी आपका कंफ्यूजन, जो भी डाउट था वो सारी बातें यहां पर क्लियर होने वाली है। तो वैद्युत धारा आपको याद ही होगा, किसी चालक तार में एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है या आवेश प्रवाह की समय दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो यहां पर देखिए विद्युत धारा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप इनको जो है इन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे विद्युत धारा क्या है, धारा घनत्व क्या है। अब धारा घनत्व आपके लिए नई चीज होगी, ठीक है, तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़े में ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ओम का नियम आप लोगों ने ये पढ़ा कि जो विभवांतर होगा चालक तार के सिरों पर, अगर ताप को नियत रखा जाए तो V जो है I अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा अगर ताप नियत है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, तो R इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाता है, V अपॉन I। लेकिन कंडीशन क्या है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, तभी ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ओम के नियम का पालन करेगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला V अपॉन I आया है, ये जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये फार्मूले कहां से आ रहे हैं आपको तो सीधे सीधे बता ही दिया गया कि R बराबर V बटा I होगा और R बराबर रो L बाई A है, लेकिन ये फार्मूला आया कहां से है, इसके बारे में भी हम लोग ये इसका डेरिवेशन करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये फार्मूला कहां से आया है।
ठीक है, और ग्राफ्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, तो आप आर को जानते हैं प्रतिरोध है और रो जो है प्रतिरोधकता है। इसके बारे में और डिटेल में, जो रो की जो डिपेंडेंसी है, आप लोगों ने पढ़ा कि जो प्रतिरोधकता होता है वो पदार्थ पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो ये बातें आई कहां से है, कहां से एक्सप्लेन हो रही हैं, ये सारी बातें हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद किरचॉफ के नियम, जैसे आप लोगों ने जो है परिपथ को सॉल्व करना पड़ा हुआ है कि श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में, तो सॉल्व करके आप रिजल्ट निकाल देते हैं, परिणामी प्रतिरोध वगैरह निकालते हैं। लेकिन अगर सर्किट कोई ऐसा परिपथ मिल जाए जहां श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचान में ही ना आए, तो वहां पर क्या करेंगे, एक नया नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के नियम से परिपथों को जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इस पे व्हीटस्टोन पे बेस्ड डिवाइसेस जो है आपको मीटर मिलता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन पोटेंशियोमीटर आपने दिया है ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश मतलब आवेश अगर गति में है तो उनके कारण क्या होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर आवेश विरामावस्था में तो वैद्युत क्षेत्र होगा, अगर वो गति करना शुरू कर देता है तो उसके कारण जो है, जैसे चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कैसे उत्पन्न होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। कि आवेश अगर गतिमान है तो क्या होगा। गतिमान है तो दो बातें हो सकती है, आवेश गतिमान है तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अगर आवेश त्वरित हो रहा है तो उसके कारण जो है रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेटेड मतलब त्वरित आवेश है तो उसके कारण विकिरण आपको प्राप्त होगा। आपको लास्ट में एक चैप्टर मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जिस तरह से वैद्युत क्षेत्र है उसी तरह चुंबक के चारों तरफ ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। लॉरेंज बल क्या है, कोई आवेश गति कर रहा है, ठीक है, तो किसी आवेश पर जो कार्य करने वाला बल है QVB साइन थीटा, मतलब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर गतिशील है तो उस पर कार्य करने वाला बल QVB साइन थीटा। ये फार्मूला पहले से भी जानते हैं, इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद कुछ नए नियम आपको मिलेंगे, बायोसेवर्ट नियम और एम्पियर का नियम। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इतनी बातें पढ़नी है। नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपको बताते हुए आगे बढ़ता हूं क्योंकि अभी ढेर सारी बातें आपको बतानी है। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जैसे पहले क्लास 12th में वैद्युत चुंबकीय 10th में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण दिया रहता था, लेकिन अब जो कोरोना पेंडेमिक के बाद वो चैप्टर रिड्यूस कर दिया, हटा दिया गया और अब जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में कुछ नहीं है क्लास 10th में, पूरी तरह से हट गया है। अब आपको यहाँ पर सीधे जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें हम लोग फैराडे का नियम, लेंज का नियम, प्रेरित धारा, ठीक है, ये सारी चीजें उसी समय हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो वैद्युत धारा होती है वो दो प्रकार की होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। विद्युत धारा दो प्रकार की है, एक होती है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा जिसको हम लोग बोलते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट, और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग बोलते हैं एसी। ठीक है, तो आप जो प्रीवियस चैप्टर जो आपको मैंने बताया उसमें डीसी के यूज से, प्रयोग से आप क्या करेंगे, वैद्युत परिपथों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो प्रत्यावर्ती धारा, इसमें आपको एसी जनित्र, एसी परिपथ, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से सिद्धांत पे कार्य करेगा, इसके अंदर और भी आपको टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इसमें जैसे प्रत्यावर्ती धारा को समझने के लिए, जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला जो चैप्टर है उसमें जो है म्यूचुअल इंडक्शन मिलेगा, अन्योन्य प्रेरण, तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो पिछले चैप्टर में आप अन्योन्य प्रेरण वगैरह पढ़े रहेंगे तो ये उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज
अगर जो आवेश हैं वो त्वरित हैं तो वहां पर क्या होंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होंगी। और उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैक्सवेल का सिद्धांत मिलेगा और विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार, मतलब कितनी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, ये आपको जो है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए यहां से आपका नया चैप्टर मिलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में मैं आपको बता चुका। अब देखिए ये जो पार्ट दूसरा जो बुक होगा, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकीय यंत्र। ठीक है, ये क्लास 10th में आप लोगों ने किरण प्रकाशिकी पढ़ा हुआ है। जैसे वहां आप लोगों ने परावर्तन और अपवर्तन पढ़े, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, लेंस और दर्पण क्या है। तो आप लोगों ने वहां पर जो लेंस फार्मूला, लेंस का फार्मूला, दर्पण सूत्र आप लोगों ने पढ़ा कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u और 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र हो गया, ये लेंस सूत्र हो गया। ये आप लोगों ने केवल वहां पे फार्मूला पढ़ा था, यहां पर आप उसके डेरिवेशन को भी पढ़ेंगे, फार्मूला आया कहां से है। इसके अलावा और भी आपको फार्मूले मिलेंगे, जैसे लेंस मेकर फार्मूला है। ठीक है, और जो लेंस के अलावा जो है, अगर मान लीजिए कोई सतह दी है, उत्तल सतह दी, अवतल सतह दी ट्रांसपेरेंट, तो उसके वजह से जो फार्मूला आपको जो है क्या बोलते हैं, वक्रता, त्रिज्या, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध मिलेगा, वो भी हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। उसके बाद आपको प्रकाशिक यंत्र में सूक्ष्मदर्शी पढ़ना है, दूरबीन पढ़ना है। तो सूक्ष्मदर्शी में दो आपको मिलेगा, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी में व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तो आपके कोर्स में नहीं है, ये निकल गया है, आपको केवल व्यतिकरण और विवर्तन पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके लिए एकदम नई है, तो उसी समय हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताता हूं, 1 सेकेंड। तो लास्ट में ये देखिए, विकिरण, विकिरण तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति। विकिरण रेडिएशन क्या है और प्रकाश की द्वैत प्रकृति। जैसे प्रकाश दो तरह की प्रकृति रखता है, दो तरह का नेचर या बिहेवियर शो करता है, व्यवहार करता है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तरंग की प्रकृति है और जो है वो कणों की तरह भी व्यवहार करता है। तो ये द्वैत प्रकृति में आपको मिलेगा इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो द्वैत प्रकृति में जो है, एक जो है गुण इसका है तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है, और जो दूसरा गुण है ये जो है कण की तरह व्यवहार कर रहा है। तो कण की तरह व्यवहार करने में एक कॉन्सेप्ट आएगा फोटोन का, तो ये हम लोग जो है वहां इन डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद परमाणु, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर परमाणु हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। परमाणु के जो सिद्धांत वगैरह है, जो मॉडल्स वगैरह है, वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। परमाणु की त्रिज्या क्या है, किसी मतलब कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आवृत्ति क्या है, आवर्तकाल क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, वेग क्या है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए मिलेगी, पूरा डिटेल में मिलेगा पढ़ने के लिए। फिर ये नाभिक, नाभिक के अंदर या न्यूक्लियर फोर्स, जो नाभिकीय बल लग रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, और नाभिक के जो गुण हैं उनके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करने के लिए मिलेगा। लास्ट चैप्टर है हम लोग का अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, ये आपके लिए एकदम नई चीज होगी। जैसे अर्धचालक आप लोगों ने पढ़ा, जैसे पदार्थ को, मतलब कंडक्टर्स को आप अगर कैटेगराइज करें कंडक्टिविटी के हिसाब से, मतलब चालकता के अनुसार, तो चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो जो तीसरा वाला जो पदार्थ है अर्धचालक, उसके बारे में जो है ये लास्ट चैप्टर है, उसमें आपको डायोड और ट्रांजिस्टर मिलेगा पढ़ने के लिए। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है और उसको हम लोगों को कवर करना है और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे।
और लगातार लगे रहेंगे तभी जो है आप कुछ काम कर पाएंगे। तो पूरा मन लगा के पढ़िएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पहले चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।